सबसे ट्रेंडिंग 3 शब्द है, चलो संसद मार्च, जिसका आह्वान कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से हुआ। जंतर मंतर पर अनशन कर रहे हजारों छात्रों का हुजूम संसद की तरफ चल पड़ा। छात्रों के स्कूच से देश की राजधानी में माहौल गर्म हो गया। इन छात्रों को संसद भवन में घुसने से रोकने के लिए सुरक्षा बलों के साथ आर पार की नौबत आ गई। यह सारा हंगामा नीट पेपर लीक के मुद्दे पर हुआ, जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से कई मांगे उठाई गई थीं। हंगामे की वजह से कई घंटों तक कैनॉट प्लेस से लेकर संसद मार्ग थाने के आसपास के इलाकों में भीषण जाम जैसे हालात बने रहे। यानी दिल्ली के सबसे सुरक्षित इलाके में आज छात्रों की आवाज गूंज रही थी। उनके आक्रोश की तपिश से कुछ देर के लिए हालात आउट ऑफ कंट्रोल भी दिखे और नीट पेपर लीक पर उनकी मांगों से सिस्टम में दिन भर अफरा तफरी रही। खास बात यह है कि यह सारा बवाल उस समय हुआ जब मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों में महत्वपूर्ण कार्रवाई शुरू ही होने वाली थी। तभी आंदोलनकारी संसद की तरफ बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने लगे। पुलिस ने इस दौरान उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद प्रदर्शनकारी संसद के करीब पहुंच गए। संसद परिसर में घुसने की कोशिश की। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत संसद के गेट बंद कर दिए। संसद भवन के बाहर सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी गई। क्विक रिस्पांस टीम की तैनाती हुई। सुरक्षा बलों ने इस दौरान फायरिंग की पोजीशन ली। हंगामे के इस मंडे चैप्टर में सबसे ज्यादा यही वायरल तस्वीर बताई जा रही है। हालांकि यहां पर वाटर कैनन्स भी दिखाई दे रहे हैं और फायरिंग पोजीशंस भी हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर इसकी नौबत ही क्यों आई। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए संसद भवन के बाहर आंसू गैस के गोले दागने पड़े। पुलिस के इस एक्शन के बाद थोड़ी देर के लिए भीड़ तितर बितर तो हो गई, मगर इसके बाद फिर से भारी बवाल शुरू हो जाता है। 2 बजते बजते पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर कम से कम 3 बार लाठी चार्ज करना पड़ा। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों को चोटें आईं और कई हिरासत में लिए गए। पुलिस का दावा है कि छात्रों की तरफ से पत्थरबाजी भी हुई है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों के 50 से अधिक जवान घायल बताए जा रहे हैं। कई सुरक्षा बलों के सिर में चोटें आई। हालांकि पुलिस के इस दावे को सीजेपी ने नकारा। उल्टे आरोप लगाया कि पुलिस ने निहत्थे छात्रों पर अत्याचार किया। कॉकरोच इज बैक एक्स हैंडल पर एक वीडियो भी शेयर किया गया, जिसमें दावा किया गया है कि पुलिस ही प्रदर्शनकारियों पर पत्थर फेंक रही थी। और यह सवाल भी पूछा गया है कि क्या बेरहमी से किया गया लाठीचार्ज काफी नहीं था। वैसे इस आरोप प्रत्यारोप के बीच सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत भी देर तक चली, लेकिन हंगामा भी शाम तक जारी रहा। जिस जंतर मंतर से यह संसद मार्च शुरू हुआ था, शाम 4 बजे के बाद रैपिड एक्शन फोर्स के जवान वहां पहुंचे और फिर जंतर मंतर खाली कराया जाने लगा। यह है वीडियो। पुलिस ने वहां टेंट भी निकाल दिया। प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर के बाद कैनॉट प्लेस से भी खदेड़ दिया गया। अशोका रोड के पास पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर फिर से आंसू गैस के गोले छोड़े और इस दौरान एक बार फिर से लाठीचार्ज भी हुआ। इसके बाद देर शाम को कैनॉट प्लेस में फिर से हिंसा के दृश्य दिखाई दिए। पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया गया। 6 से अधिक गाड़ियां पलट दी गईं, शीशे तोड़े गए। वहां मौजूद मीडिया कर्मियों की गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। यानी हंगामा सुबह से लेकर शाम तक जारी रहा। आप कह सकते हैं कि 2011 में अन्ना आंदोलन के कई बरस बाद आज दिल्ली में कोई उतना बड़ा प्रदर्शन हुआ है। अब टीवी 9 के कैमरे से दिन भर चले हंगामे की आंखों देखी। ये जो आपको तस्वीर नजर आ रही होगी, इस तस्वीर में आपको जितने भी खबर यह है कि मेट्रो स्टेशन के अंदर भी पत्थरबाजी की जा रही है। इधर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये जो पीसीआर है, ये देखिए, ये दिल्ली पुलिस की पीसीआर है, जिस गाड़ी को तोड़ा गया है और उसके बाद पलट दिया गया। ये देखिए टूटे हुए शीशे देखिए, ये उसके अंदर रखे हुए डॉक्यूमेंट्स देखिए, और बाहर जो आंसू गैस चल रहा है उसकी वजह से बोलना मुश्किल हो रहा है। एक और पुलिस की बस देखेंगे, वो दिखाए वो जरा, वो देखिए, उस बस के शीशे तोड़ दिए गए हैं। उस बस को तोड़ा गया है, एक जिप्सी तोड़ी गई है। ये किस तरह का प्रोटेस्ट है, ये भी देखना बहुत जरूरी है। प्रोटेस्ट में ये कहां आता है, ये देखिए दिल्ली पुलिस की ये गाड़ी है। पहले इसको चकनाचूर किया गया, चारों तरफ इसके शीशे टूटे हैं। इसके चारों तरफ शीशे देखिए कैसे टूटे हैं।
गाड़ी को पलटा गया है। पुलिस ने यहाँ पर लाठीचार्ज किया, आप देख सकते हैं लाठीचार्ज किया है पुलिस ने, एक बार फिर यहाँ पे लाठीचार्ज किया है। पुलिस की झड़प हो रही है यहाँ पर, पुलिस यहाँ पर हल्का बल प्रयोग कर रही है। आपके सामने तस्वीरें हैं। बैरिकेटिंग की गई थी आकाशवाणी भवन के गोल चक्कर पर, उस बैरिकेटिंग को तोड़ दिया गया है और ये देखिए लगातार कोशिश है यहाँ पर भी पैरामिलिट्री फोर्सेज ने। ये देखिए, मैं चाहूंगा कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखाता रहे। ये देखिए लगातार दौड़ते हुए साफ तौर पर प्रदर्शनकारी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। ये देखिए लगातार यहाँ पर पुलिस की कोशिश है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की कोशिश है कि इनको समझाया जाए। जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं वो इस वक्त आपको यहाँ पर मौजूद दिखाई देंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं संसद भवन का ये गेट है, नए संसद भवन का, और यहाँ पर बड़ी तादाद में जो सुरक्षा कर्मी तैनात हैं और यहाँ से इन तमाम प्रदर्शनकारियों को हटाया गया है, खदेड़ा गया है। देखिए लगातार यहाँ पर जो टीयर गैस है उसको फायर किया जा रहा है, आंसू गैस के जो गोले हैं वो यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। छात्रों को यहाँ से हटाना इस वक्त पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और ये आंसू गैस जो है वो बच्चों के बीच में, छात्रों के बीच में छोड़ा जा रहा है। वैसे आज ही सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके का भी अनशन तोड़वाया गया। सीजेपी ने शुरुआत में आरोप लगाया कि पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है, लेकिन पुलिस ने इससे इनकार कर दिया है। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि सोशल मीडिया पर ऐसी भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। आरोप पूरी तरह गलत है। पुलिस ने इन आरोपों से भी इनकार किया है कि उसके एक्शन में प्रदर्शनकारी छात्र घायल हुए हैं। 40 से 50 लोगों के सिर में लगी चोट को भी दिल्ली पुलिस ने गलत बताया है। 12 साल की लड़की के साथ मारपीट की खबर को भी गलत बताया है। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि वो घायल पुलिसकर्मियों, गाड़ियों में तोड़फोड़ के मामले में केस दर्ज करेगी। इस बीच सीजेपी नेता सौरभ दास और आशुतोष राका ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की है। जेपी नड्डा ने बताया कि पहली बार प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव आया था, मतलब प्रस्ताव उस तरफ से आया था, और सुबह 11:50 से बातचीत जारी थी। मतलब जब हंगामा हो रहा था तो बातचीत भी चल रही थी। आगे जेपी नड्डा ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मुलाकात सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। शाम को लगभग 4 बजे मुझे लिखित याचिका दी गई। इसके बाद उन्होंने अनुरोध किया कि प्रदर्शनकारी धरने को समाप्त करें और सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रशासन की मदद करें। इस मीटिंग के बारे में सौरभ दास ने बताया कि उन्होंने ज्ञापन सौंपकर सरकार के सामने अपनी मांगे रखी हैं और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी आगे बातचीत का भरोसा दिया। सीजेपी ने सरकार से मिलकर जो मांगे उठाई उसकी डिटेलिंग यहां पर। पहली मांग यह है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। दूसरी मांग है सोनम वांगचुक को तत्काल रिहा किया जाए। तीसरी मांग है जिन अभ्यर्थियों ने सुसाइड किया उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। चौथी मांग एनटीए को भंग किया जाए या पूरी तरह सुधार हो। पांचवी मांग है कि पारदर्शी और लीक प्रूफ परीक्षा प्रणाली बनाई जाए। छठी मांग है कि महंगी कोचिंग, सिलेबस का बोझ हटाना। सातवीं मांग है कि सिस्टम की खामियों को दूर करना। वैसे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की आज ही गृह मंत्री अमित शाह के साथ 4 घंटे की मीटिंग भी हुई है। इस मुलाकात की डिटेलिंग अभी तक बाहर नहीं आई है, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार सीजेपी की ये सभी मांगे मानेगी या फिर किसी और दिन हंगामे का दूसरा चैप्टर भी खुल सकता है, क्योंकि इस मसले में सियासी रंग भी गहरा होता जा रहा है। आज संसद मार्च में आरजेडी की तरफ से मनोज झा शामिल हुए थे। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव समेत कई एसपी सांसद भी मार्च का हिस्सा बने थे। लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे जाने की डिंपल यादव ने कड़ी निंदा की है। पुलिस वालों पर बिना वर्दी छात्रों को पीटने का आरोप लगाया है। तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि पेपर लीक वाले लोग भाजपाई हैं, जिन पर लाठी चली है हम उनके साथ हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी भारत के इतिहास के सबसे युवा विरोधी प्रधानमंत्री हैं, जबकि प्रियंका गांधी ने भी लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की है। कहा कि सरकार की शिक्षा नीति में ही दिक्कत है। मीटिंग में हम लोगों ने यही बोला कि हमारे 3 डिमांड्स हैं। पहले कि सोनम वांगचुक जी को तुरंत रिलीज किया जाए। नंबर 2 हमारा ये भी डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन तो अब आना ही पड़ेगा। और तीसरा जो नीट के फैमिलीज है, जो बच्चे मर गए हैं 20 से ज़्यादा, उन फैमिलीज को
1 करोड़ का मुआवजा मिले। बच्चों पे लाठियां बरसाई जा रही है। बताइए, देश के बच्चे अब लाठी खाएंगे? आप रोजगार नहीं दे पा रहे हो उनको, आप उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हो। 90,000 प्राइमरी स्कूल्स बंद कर देना, लाखों बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर देना, ये कोई मजाक हो रहा है देश में? This country has a majority of young people. Prime Minister Modi is the most anti-youth Prime Minister India has ever had. The boys and girls who are walking the streets of Delhi are not criminals. They are demanding their rights. Their rights are to have an education system that respects them, and it's disgusting what the government is doing and what the police is doing. This is absolutely no way to behave. प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो। किस लिए? बच्चे हैं हमारे। जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन 20 जून को शुरू हुआ था। सोनम वांगचुक 28 जून को इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। 20 दिन की भूख हड़ताल के बाद 18 जुलाई को पुलिस ने उनको जबरन सफदरजंग अस्पताल शिफ्ट किया था। सीजेपी चाहती है कि उन्हें फौरन छोड़ा जाए। इस बीच सोनम वांगचुक ने एक्स पर एक चिट्ठी भी लिखी है। इसमें उन्होंने अपना अनशन खत्म करने के लिए 3 शर्तें रखी हैं। पहली मांग तो यह है कि सरकार शिक्षा व्यवस्था में हाल की नाकामियां, पेपर लीक वगैरह की जिम्मेदारियां ले। दूसरी शर्त यह रखी गई है कि विभिन्न राजनीतिक दल अगर सीजेपी को इस विषय को प्रमुखता से उठाने का भरोसा दिलाते हैं तो वो अनशन खत्म कर देंगे। और तीसरी शर्त बड़ी इंटरेस्टिंग है, देखिएगा जरा। तीसरी शर्त यह रखी है कि उनकी सेहत और दूसरी वजहों से अलग अलग दल के सांसद और नेता अस्पताल में आकर ऊपर बताई गई शर्तें पूरे करने का भरोसा दिलाते हैं तो भी वो भूख हड़ताल खत्म कर देंगे। वैसे सोनम वांगचुक की पत्नी उन्हें प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराने की अपील कर चुकी है। सोनम वांगचुक मेदांता अस्पताल शिफ्ट करने की मांग का यह मामला आज दिल्ली हाईकोर्ट में भी पहुंचा। हाईकोर्ट ने उनकी सारी रिपोर्ट मंगवाई, डॉक्टर को बुलवाया। कोर्ट ने कहा है कि वो पहले रिपोर्ट देखेगी, डॉक्टरों से बात की जाएगी, इसके बाद निर्णय सुनाया जाएगा। कोर्ट कल फिर से इस मामले में सुनवाई करेगी। वैसे सोनम वांगचुक और सीजेपी के संसद मार्च को आज दिल्ली के बाहर भी कई शहरों में समर्थन मिला है। मुंबई के आजाद मैदान में छात्रों ने सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। हमारा हक है, अगर कोई गलत हो रहा है उसके ऊपर अगर मांगने के लिए अगर कोई रास्ते पे उतरता है उसके ऊपर लाठीचार्ज करते हैं तो वो गलत है। हम सपोर्ट कर रहे हैं सोनम वांगचुक को और वहाँ पे अभिजीत जी को, और वहाँ पे जो लोग वहाँ पे मोर्चा में शामिल है, आंदोलन में शामिल है, उसको सपोर्ट करने के लिए वो खाली पूरे देश में अभी उनके पीछे हम लोग ताकत लगाएंगे। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए आया हूँ, जो कि नीट एग्जाम की प्रोटेस्ट के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। हम लोग को सिंपल सी बात है कि हमारी बात गवर्नमेंट तक जाए, हमारी बात सांसद तक जाए। सूरत में विद्यार्थियों का बहुत ही भारी संख्या में यहाँ पे प्रोटेस्ट चालू है, जहाँ पे विद्यार्थियों को पुलिस अपने तरीके से हटाया जा रही है। যারা এই স্বপ্ন দেখেছিল ডাক্তার হওয়ার তারা সুইসাইড করলো নাকি সাধারণ মানুষের জন্য বিনামূল্যে করে দিতে। इस सब के बीच में लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत संसद है, लेकिन जब लाखों युवाओं के सवाल सड़कों पर उतर आए और संसद की ओर मार्च करें तो इसका मतलब है कि यह मामला अब किसी एक भर्ती परीक्षा का नहीं बल्कि व्यवस्था की जवाबदेही का है। आज दिल्ली में सीजेपी ने जो हाई वोल्टेज प्रदर्शन किया उसका करंट नेताओं ने संसद में और दिल्ली वालों ने सड़क पर महसूस किया। वैसे कई राजनीतिक पार्टियों के लिए यह प्रदर्शन शुद्ध ईंधन साबित हो रहा है, जिससे वो अपनी राजनीति को फुल स्पीड पर ड्राइव कर सकें और सियासी माइलेज बढ़ा सकें। देखना दिलचस्प होगा कि आंदोलन पेपर लीक के गुनहगारों तक पहुंचेगा या रास्ते में ही सियासी हाईजैकर्स इसे कब्जे में ले लेंगे। एक तरफ हंगामा सड़क पर था तो दूसरी तरफ मॉनसून सत्र के पहले दिन हंगामा संसद में भी दिखा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि सरकार जंतर मंतर पर जमा हुए बच्चों की आवाज को दबा रही है। विपक्ष ने पेपर लीक और राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर खूब हंगामा किया है। कुछ सांसद पोस्टर बैनर लेकर सदन के अंदर आए।
विपक्ष की मांग है कि सरकार पेपर लीक और चढ़ावा चोरी पर संसद में चर्चा कराए। हालांकि इसी हंगामे के बीच लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल पेश किया, लेकिन बात इससे आगे नहीं बढ़ पाई। हंगामे के चलते दोनों सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई। लोकसभा और राज्यसभा को थोड़ी थोड़ी देर पर कुल मिलाकर 6 बार स्थगित करना पड़ा। इसके बाद भी जब हंगामा नहीं थमा तो अंत में संसद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। माननीय सदस्यगण प्लीज, नहीं, सदन के अंदर। सर, ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं। और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है। गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट निकलने की कोशिश कर रही है। असल में विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा नहीं। हर एक चुनाव में टाइम एंड अगेन वो चुनाव का रिजल्ट सबसे बड़ा इंडिकेटर चुनाव होता है कि जनता के मन में क्या है। नॉन इशू को इशू बनाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट चल रही है और बच्चों पर आप टीयर गैस चलाते हैं, ये है सरकार। अंदर हाउस में हमारी व्हाट्सएप जाम कर दिए, गेट बंद कर दिए, क्या सरकार है? कई महीनों के बाद जब सत्र चलता है तो दो सदनों के बीच की तमाम जन समस्याओं को लेकर सांसद लोग अपने प्रश्न उठाते हैं और क्वेश्चन आवर नहीं चलने देना, पहले ही दिन हंगामे के भेंट करना, ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। हर आधे घंटे हाउस अडजर्न कर रहे हैं, हमें बाहर नहीं जाने दे रहे हैं और अभी मुझे कहा गया कि गेट्स लॉक्ड हैं, तो हम बाहर नहीं जा सकते हैं, तो हम भी यहाँ कैदी हैं। देखिए, यहां पर एक एग्जाम्पल है। बजट सेशन में लोकसभा का जो प्रोडक्टिविटी रेट था वो था 93% और राज्यसभा का 110%। 9 बिल पास हुए। इस बार 28 बिल पेंडिंग है। होता है, नहीं होता है, क्या होता है, हम आपको रोज बताते रहेंगे। संसद का मानसून सत्र शुरू होते ही राजनीति का पारा भी चढ़ गया। सत्र की शुरुआत से पहले संसद परिसर से प्रधानमंत्री मोदी ने प्रेस को संबोधित किया। अलग अलग मुद्दों पर बोलते हुए नेता विपक्ष को लेकर युवा वाला तंज कस दिया। प्रधानमंत्री मोदी एक निजी भारतीय अंतरिक्ष कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस की कामयाबी का जिक्र कर रहे थे, जिसने विक्रम 1 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया। उन्होंने कहा कि स्काई रूट की पूरी टीम की औसत आयु केवल 28 वर्ष है। ऐसे युवा देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। मैं 56 वर्ष के युवा की बात नहीं कर रहा हूं। पीएम के इस बयान से कांग्रेस आहत हो गई। कटाक्ष का जवाब देते हुए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री का काम केवल तंज कसना नहीं बल्कि देश की समस्याओं का समाधान करना है। उन्होंने सीधे पीएम मोदी से पूछ लिया कि अब 56 इंच का सीना कहां है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपनी कमियों को छिपाने के लिए ऐसे बयान देते हैं। उन्हें इस तरह की भाषा से बचना चाहिए। आप भी 56 वर्ष बनाम 56 इंच के टकराव वाली रील जरूर देखें। बहुत बड़ी सफलता है और ये जो स्काई रूट स्टार्टअप है उसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं, मुझे बताया गया उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है। ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश के ये स्टार्टअप में 28 की एवरेज वाले नौजवानों ने अंतरिक्ष में भारत का झंडा गाड़ दिया है। 56 साल के युवाओं की बात नहीं कर रहा हूं कौन से, ये कोई बोलने की बात है। और कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसी बातें नहीं करता है। हर प्राइम मिनिस्टर समस्याओं को सुलझाने की बात करता है ताकि ऐसी बातें टालकर मजाक उड़ाने का काम नहीं करते। तो इसका मैं कंडम करता हूँ इस स्टेटमेंट का, और मोदी जी को आइंदा से ऐसी बातें करने में होशियारी
बरताना चाहिए। एक तरफ प्रधानमंत्री का कटाक्ष है, दूसरी तरफ कांग्रेस का जवाब है। अब सवाल यह है कि क्या मानसून सत्र जनता के मुद्दों पर गंभीर चर्चा का मंच बनेगा या फिर आरोप प्रत्यारोप और राजनीतिक बयानबाजी ही पूरे सत्र पर हावी रहेगी। संसदीय काम होगा या फुल टाइम संग्राम होगा, हमारी इस पर नजर रहेगी। फिक्र में अब राम मंदिर चढ़ावा चोरी की फाइल खोलते हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई समेत कई अपडेट्स हैं। निर्मोही अखाड़े में भी इस मुद्दे पर काफी हंगामा मचा हुआ है। पहले देश की सबसे बड़ी अदालत चलते हैं। चढ़ावा चोरी पर स्टेटस रिपोर्ट मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी के पुनर्गठन का आदेश दे दिया। सर्वोच्च अदालत में उन याचिकाओं पर सुनवाई हुई जिनमें हेरा फेरी का आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की गई। सीजेआई समेत 3 जजों की बेंच ने सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पूरा ब्यौरा दिया। तुषार मेहता ने कहा कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है, अभी जांच जारी है और इस मामले में गिरफ्तारियां भी हुई। बेंच ने स्टेटस रिपोर्ट पर गौर करते हुए पूछा, अब कौन जांच कर रहा है? तो तुषार मेहता ने जवाब दिया, अब पुलिस जांच कर रही है। एसआईटी ने प्राथमिक जांच की है। इस पर सीजीआई ने पूछा, एसआईटी में तो जिम्मेदार अधिकारी थे। तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा, जी हां, टीम में 2 आईएएस अधिकारी थे। फिर सीजीआई ने अगला सवाल किया, क्या एसआईटी फिर से गठित की जा सकती है? इस पर एसजी ने जवाब दिया है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। उनका जवाब सुनने के बाद सीजीआई ने कहा कि एसआईटी का फिर से गठन किया जाए और पिछली एसआईटी के एक अधिकारी को इसका प्रमुख बनाया जा सकता है, क्योंकि उन्हें मामले की जानकारी है। पूरा ब्यौरा सुनने के बाद सीजीआई ने तुषार मेहता से कहा कि हम इस रिपोर्ट के आधार पर आगे बढ़ेंगे। कोर्ट ने यह भी आगाह किया है कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। अब अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। उस दिन कोर्ट कुछ निर्देश भी जारी कर सकती है। चढ़ावा चोरी से अलग सुप्रीम कोर्ट से निर्मोही अखाड़े की याचिका को लेकर भी खबर है, जिसमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पुनर्गठन के निर्देश देने की मांग है। यही ट्रस्ट राम मंदिर का प्रबंधन देखता है। अखाड़े का आरोप है कि ट्रस्ट का वर्तमान स्वरूप सुप्रीम कोर्ट के 9 नवंबर 2019 के फैसले की भावना के अनुरूप नहीं है। याचिका में यह दावा किया गया है कि इसमें जवाबदेही का अभाव है। अखाड़े का तर्क है कि 2019 के फैसले में मंदिर प्रबंधन में उसके लिए उचित भूमिका सोची गई थी, लेकिन केंद्र सरकार के बनाए ट्रस्ट में उसे प्रशासनिक और धार्मिक कार्यों के संचालन से प्रभावी रूप से बाहर कर दिया गया। अखाड़े का आरोप है कि वर्तमान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बिना किसी पर्याप्त जवाबदेही के एक प्राइवेट ट्रस्ट की तरह काम कर रहा है। याचिका में ट्रस्ट को निजी से सार्वजनिक ट्रस्ट बनाने की मांग की गई है। इसके अलावा पारदर्शिता के लिए स्वतंत्र निगरानी बोर्ड बनाने, बोर्ड में रामानंदी बैरागी संप्रदाय के सदस्य रखने और उच्च सत्यनिष्ठा वाले ऐसे ट्रस्टी बनाने की मांग की गई है जो राम जन्मभूमि से जुड़ी परंपरा से जुड़े हों। निर्मोही अखाड़े की याचिका में एक और महत्वपूर्ण मांग है। अखाड़े ने श्री राम लला विराजमान की मूल मूर्तियों को गर्भगृह में पुनर्स्थापित करने की मांग की, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसका दावा है कि इन मूर्तियों को 5 जनवरी 1950 और 16 फरवरी 1982 को वहां स्थापित किया गया था। अखाड़े का तर्क है कि ट्रस्ट को कानूनन मूल मूर्तियों को हटाकर नई मूर्तियां स्थापित करने का अधिकार नहीं था। अभी आप अपनी स्क्रीन पर वो दोनों मूर्तियां देख रहे हैं जिसे लेकर अखाड़े ने सवाल उठाए। एक तरफ मूल मूर्ति और दूसरी तरफ स्थापित मूर्ति। अखाड़े ने मांग की है कि यदि गर्भगृह में पुनर्स्थापना संभव ना हो तो मूल मूर्तियों को उनकी उचित देखभाल के लिए अखाड़े को सौंप दिया जाए। अखाड़ा को केवल एक पद दिया गया जो ट्रस्ट बॉडी में। हमारी मांग थी कम से कम 3 या 5 लिया जाए। तो इस बात के लिए हम लोग वहां गए हैं कि 9/11/19 को जो आदेश हुआ उसमें एप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, उसकी व्याख्या की जाए। तो एक पॉइंट ये है, 8 पॉइंट की हम लोग मांग किए हैं, जिसमें एक बात है कि फॉरेंसिक ऑडिट के बारे में हमने मांग की है। और उसके अलावा हमने 2 मांग और की है, जिसमें है कि 5 जनवरी 50 और 16 फरवरी 82 को जो वहाँ पे इनर एंड आउटर कोर्टयार्ड कुर्क हुआ था, तो उसमें से कुछ आइटम लिए गए थे, वो वहाँ पूजे में नहीं रखे जा रहे हैं। तो उसमें मांग की गई या तो उसको पूजे में सम्मिलित वहाँ किए जाएं या हम लोग को निर्मोही अखाड़ा रिटर्न कर दें। राम मंदिर आंदोलन से निर्मोही अखाड़े का सदियों पुराना नाता रहा है। अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन और राम जन्मभूमि के पूजा पाठ और प्रबंधन के लिए जो लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई, उसमें से अखाड़े का योगदान माना जाता है। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवाद में निर्मोही अखाड़े ने
1885 में फैजाबाद की जिला अदालत में पहली बार याचिका दायर की थी। याचिका में राम जन्मभूमि वाले स्थान के चबूतरे पर छत्र बनवाने की इजाजत मांगी गई, लेकिन कोर्ट से अनुमति नहीं मिली थी। निर्मोही अखाड़े के महंत रघुबर दास ने 1885 में चबूतरे पर राम की पूजा के लिए एक मंडप बनाने की इजाजत मांगी थी। अगर आजादी के बाद का इतिहास देखें तो निर्मोही अखाड़े ने 1959 में बाबरी मस्जिद की विवादित भूमि पर अपना मालिकाना हक जताते हुए मुकदमा दायर किया, जिसमें निर्मोही अखाड़ा चाहता है कि उसे राम जन्मभूमि का प्रबंधन और पूजा का अधिकार मिले। निर्मोही अखाड़े को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से मान्यता मिली हुई। 14वीं शताब्दी में इस अखाड़े की नींव वैष्णव संत और कवि रामानंद ने रखी थी। निर्मोही अखाड़े से ही एक और अपडेट है, जिसका कनेक्शन राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ा है। ट्रस्ट में अखाड़े की तरफ से महंत दिनेंद्र दास प्रतिनिधि हैं। 5 जुलाई को निर्मोही अखाड़े के पंचों की बैठक में दिनेंद्र दास को अखाड़े के महंत पद से हटा दिया गया। राजा राम चंद्राय डाकोर को नया सरपंच घोषित किया गया है। बताया गया है कि दिनेंद्र दास से अखाड़े के संत नाराज हैं। राजा राम डाकोर के मुताबिक चढ़ावा चोरी का जिस तरह से विरोध किया जाना चाहिए था, वो दिनेंद्र दास ने नहीं किया। उनके बयानों को लेकर ऐसा माना गया कि वो इस मामले में मोहरा बन गए। एक वजह यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट जाने के मसले पर अखाड़े ने जो मीटिंग बुलाई, उसमें दिनेंद्र दास फोन करने के बावजूद नहीं आए। निर्मोही अखाड़ा एक पंचायती अखाड़ा है और जो पंचायत से अलग चलता है उसको हटाने की व्यवस्था बनी हुई है। लिहाजा बैठक में जब वो नहीं आए तो पंचों ने कहा कि उनको बाहर किया जाए। अखाड़े का मानना है कि चढ़ावा चोरी के लिए पूरा ट्रस्ट नैतिक रूप से जिम्मेदार है, यानी उसकी नजर में दिनेंद्र दास भी दागदार है। दिनेंद्र दास को चंपत राय का समर्थक माना जाता है, जिन पर सबसे ज्यादा सवाल हैं। इन सब के बीच दिनेंद्र दास ने भी लिखित बयान जारी किया है। उन्होंने अखाड़े से हटाए जाने के दावे का खंडन करते हुए कहा कि सोशल मीडिया के जरिए निर्मोही अखाड़ा के सुप्रीम कोर्ट जाने की जानकारी मिली। दिल्ली में हुई पंचायती बैठक के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने दावा किया कि कुल 19 पंच हैं, जिनमें 13 उनके साथ हैं, यानी निर्मोही अखाड़े के अंदर फिलहाल काफी खींचतान दिख रही है। ये साजिश ही है, जैसे 5 लोग 13 हमारे हैं ही, तो उतना कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जब तक 2/3 थोड़ा कुछ कर पाएंगे। मौजूद से 19 पंच हैं, 13 पंच अपने ही हैं। एक विचार विमर्श के लिए उनको बुलाया गया था। ट्रेन से उनका टिकट था दिल्ली का 5 तारीख को। 5 को मैं भी यहाँ आ गया था, लेकिन वो यहाँ नहीं आए। जिस हिसाब से चंपत राय को लेकर सवाल खड़े हुए, उसमें वो कहीं न कहीं चंपत राय के साथ खड़े हुए दिखे। हाँ, वो तो स्पष्ट, पूरी पब्लिक जो टीवी चैनलों पे उन्होंने जो कहा है वो सभी लोगों ने समझा है। अब आप उनके मोहरे बनते हैं तो एक तरफ समर्थन होगा, एक तरफ विरोध होगा, तो हम लोगों को तो न्यूट्रल रहना चाहिए ना। निर्मोही अखाड़ा एक पंचायती अखाड़ा है और उसमें जो पंचों के नियम के अनुसार चलता है वही पंचायत का व्यक्ति माना जाता है, और जो पंचायत से अलग चलता है उसको हटाने का स्वाभाविक एक व्यवस्था बनती है। हमारे प्रस्ताव में ये भी डाला गया है कि उनकी मेंटली स्थिति ठीक नहीं है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वो कभी भी कुछ भी करने लग जाते हैं, कुछ भी बोलने लग जाते हैं और स्वयं नहीं चलते हैं, वो उनको दूसरे लोग चलाते हैं। इस बीच चढ़ावा गिनती व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। अब एसबीआई की निगरानी में 2 पालियों में कैश गिनती की व्यवस्था लागू की गई है। ट्रस्ट ने शोभनाथ मिश्रा को नकदी गिनती का नया प्रभारी नियुक्त किया है। 4 सुपरवाइजर भी तैनात किए गए। वैसे रामधन की लूट पर आज दिन भर कैसे राजनीति हुई, यह भी देखना जरूरी है। अपने भक्तों को ट्रस्ट बना के चोरी करने के लिए उनको कहा, और आपके भक्त पूरे चोरी कर रहे हैं, और आपने कानून बनाया और राम मंदिर के लिए, ट्रस्ट के लिए आप ही ने बनाया, आप ही ने नॉमिनेट किया लोगों को, आप ही के लोग उसमें हैं। बीजेपी सीसीसीसी है, चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी। क्या एसआईटी का गठन दिल्ली वालों से पूछ के हुआ था क्या? कहीं ऐसा लगता है
क्योंकि दिल्ली वालों ने उसका उद्घाटन किया था। इसे लखनऊ वालों ने एसआईटी जांच करा करके अपने हाथ में चीजें रख ली। उत्तर प्रदेश की सरकार ने संज्ञान लेते हुए एसआईटी की जांच बैठाई। एसआईटी ने बहुत लोगों को इंट्रोगेट किया है, पूछताछ की है। अब तो विपक्ष को इस बात को सदन में नहीं चलाना चाहिए। जिस भगवान राम के नाम पर इस संसद में ये बैठे हैं, उस भगवान राम के नाम पर जब लूट करते हैं और वो हम आवाज उठाते हैं तो ये इन्हें मंजूर नहीं है। हमारी आवाज दबाई जा रही है। राम मंदिर सबके आस्था से जुड़ा हुआ चीज है, उस पर कमेटी भी बनी है और उस पर कार्रवाई भी चल रही है, दिख रहा है। तो ये सब तो इशू है नहीं, अगर नहीं कोई एक्शन होता, नहीं कोई बात होती, तब आप इस मुद्दा को लेकर के जाते। चाहे मामला रामधन की चोरी के संगीन जुर्म का हो, सिस्टम की जवाबदेही का हो, या फिर रामलला के दरबार में मूल मूर्ति की स्थापना का, हर तरफ परतें खुल रही, सवाल लॉन्च हो रहे हैं। अब देश को इंतजार इस बात का है कि इन तमाम उलझनों के बीच राम भक्त को इंसाफ मिले और निर्मोही अखाड़े की नाराजगी भी दूर हो। अब जम्मू कश्मीर की फिक्र, जहां बाढ़ और बारिश से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, वहां कल रात की बारिश से अभी जो हालात हैं वो चिंताजनक है और ये बारिश लगातार जारी है। रियासी जिले में चिनाब नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। नदी का पानी कई निचले इलाकों में बहने लगा है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे सावधान रहें, नदी के पास जाने से बचें और उफान पर बह रही धाराओं और दूसरी जोखिम वाली जगहों से दूर रहें। राजौरी और पुंछ जिले में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। बीती रात हुई मूसलाधार बारिश और बादल फटने की घटना से भारी तबाही मची। राजौरी में दर्जनों वाहन मलबे के ढेर में तब्दील हो गए, कई मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए। पुंछ में हालात और भी भयानक है। वहां अब तक 15 लोगों की मौत की आशंका है, जिनमें से 7 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि बाकी लोगों की तलाश युद्ध स्तर पर जारी है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों और लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की। प्रशासन का मानना है कि आने वाले कुछ घंटों में मौसम और बिगड़ने की आशंका है। पुंछ में कुदरत के कहर की एक एक तस्वीर टीवी 9 आपको लगातार दिखा रहा है। ये है वो बादल फटने की जगह जहां पर बादल फटा है और उसके बाद भीषण तबाही जो है वो यहां पर देखने को मिली है। लगातार अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये नाला उफान पर है पूरी तरीके से, और जो रेस्क्यू टीम या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन की टीम यहां पर पहुंची हुई है वो इस उफनते हुए नाले को महज ये 6 इंच की जो एक लकड़ी का पुल बनाया गया है उसके माध्यम से कहीं ना कहीं वो पार करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत खतरनाक है, इतना बादल फटा है, इसकी वजह से तकरीबन 30 मकान बह गए हैं। जम्मू के नौशहरा में इस समय एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन है एक डेड बॉडी को रिट्रीव करने को लेकर। पिछले 3 दिनों से ये शव यहाँ फंसा हुआ है। एनडीआरएफ की टीम ने लगातार कोशिश की लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाए और अब हेलीकॉप्टर जो है वो यहाँ पर आया है और वहाँ से देखिए डेड बॉडी को फिलहाल रिट्रीव कर लिया गया है और अब डेड बॉडी को वहाँ से उठाकर हेलीकॉप्टर के अंदर डाला जा रहा है ताकि हेलीकॉप्टर के माध्यम से इस बॉडी को निकाल कर उस सुरक्षित स्थान तक पहुँचाया जा सके। वैसे इस बार देश भर में सामान्य से करीब 24% कम बारिश हुई है। कई एक्सपर्ट सूखे का ऐलान बजा चुके हैं। हालांकि इसरो की नई सैटेलाइट तस्वीरों से अच्छी खबर यह मिली है कि देश के करीब 70% हिस्से में मानसूनी बादल छाए हुए हैं और अगले 5 दिन तक उत्तर पूर्व और पूर्वोत्तर भारत समेत 60% से ज्यादा हिस्सों में बारिश की संभावना है। एक अच्छी बात यह है कि हमारे पास काफी स्टॉकिंग है पिछले साल की, जिसकी वजह से शायद दिक्कतें कम हो इन टर्म्स ऑफ फूड। फिक्र में बात बिजली कटौती की, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, देखिएगा जरूर। महाराष्ट्र के वाशिम में बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों ने विरोध का नया तरीका अपनाया है, देखते जाइए। वाशिम के मानोरा तहसील के कारखेड़ा और आसपास के गांव में लगातार हो रही रात की बिजली कटौती से ग्रामीणों का गुस्सा अब खुलकर सामने आने लगा है। बिजली गुल होते ही सैकड़ों लोग अपना बिस्तर लेकर सीधे बिजली विभाग के दफ्तर पहुंच गए और कार्यालय परिसर में ही 100 आंदोलन शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक गांव में रात भर बिजली नहीं आएगी तब तक वो बिजली विभाग के दफ्तर के बाहर ही रात बिताएंगे। रात के सन्नाटे में बिजली विभाग के बाहर की तस्वीरें देखने लायक थी। लोग अपने साथ बड़ी कालीन लेकर आए थे और उस पर ही लेटकर सोने लगे। सोचिए, बिजली नहीं थी लेकिन ये दृश्य कैप्चर करने के लिए लाइट थी। ग्रामीणों का आरोप है कि गर्मी में उमस से बच्चों और बुजुर्गों की नींद हराम है।
सिंचाई के लिए बिजली न मिलने से किसानों की फसलें सूख रही हैं। उनका कहना है कि बार बार शिकायत के बावजूद कोई एक्शन नहीं हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जल्द बिजली आपूर्ति नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र होगा। रात 7 से 11 बजे तक लोड शेडिंग नियमित किया जा रहा है। इस वजह से गांव में विद्यार्थियों का नुकसान हो रहा था और बारिश कम होने की वजह से काफ़ी प्रमाण से गर्माहट थी। वो जो अबाल वृद्ध बहुत ही परेशान थे। हमने वो बात को लेकर बीज वितरण कारण जाकर पर्ची दी और उन्होंने कहा कि भाई भार नियम बंद करो। हमारा निवेदन न सुनने की वजह से हमने बिजली ऑफिस जाकर सो आंदोलन किया। एसी कमरों में सो रहे हुक्मरानों को जगाने के लिए वाशिम के गांव वालों का ये स्लीप प्रोटेस्ट एक खुली चेतावनी है। जनता ने बता दिया है कि अगर उनके हिस्से की बिजली ऐसे ही कटती रही तो आने वाले चुनावों में वो नेताओं के कैरियर का परमानेंट पावर कट करने में जरा भी देर नहीं लगाएंगे। अब आपको मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं, जहां दतिया उपचुनाव में प्रचार के दौरान दिलचस्प तस्वीरें सामने आई हैं। कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक दूसरे से मुस्कुराकर बात करते हैं, गले लगते हैं और चुटकी लेते नजर आए। दतिया में चिरूला गांव में कांग्रेस की चुनावी सभा के दौरान ये तस्वीरें दिखी हैं। कांग्रेस की चुनावी सभा खत्म हुई, तभी वहां से बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी का काफिला गुजरा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उन्हें दूर से देखा तो आवाज लगाकर पास बुला लिया। इसके बाद जो हुआ उससे वहां मौजूद ग्रामीण और सोशल मीडिया यूजर्स भी हैरान रह गए। दोनों एक दूसरे पर हंसते हंसते कटाक्ष कर रहे थे। माइक पर मुस्कुराते हुए सवाल जवाब भी हो रहा था। अरे पास में आके मिलो ना, दूर से क्यों जा रहे हो यार? ऐसे ही चलेगा। भैया अगर इतनी दूर से जाओगे तो कैसे चलेगा? पहले तो आप पहली बार आए हो चुनाव लड़ने के लिए, इससे पहले तो आए नहीं और फिर दूर दूर से जाओगे तो कैसे चलेगा? हमारी विचारधारा अलग अलग है, लेकिन हमारे परिवार के रिश्ते हैं, बहुत पुराने रिश्ते हैं, मित्र के नाते हैं। आप सबसे मैं भी प्रार्थना करता हूं आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिले। मैं भी आप सबसे हाथ जोड़ता हूं और सब झुका करके आशीर्वाद की अपेक्षा आपका देखो आशीर्वाद जी का अधिकार है, आशीर्वाद मांगा क्या कर रहे हो? आपको हमारा माइक दिया, हमने आपको हमारा माइक दिया, इधर फिर आजू कर दिया। मैंने उनसे सबसे पूछा कि इससे पहले आशुतोष जी को भी देखा तो एक भी हाथ नहीं उठा। सबको जानकारी है, मारुति नगर में घर है, बचपन से ही भैया माइक स्ट्रैटेजी अच्छी है, उनकी सभा में जाकर अपनी कैंपेनिंग करना। खैर, राजनीति की ऐसी तस्वीर एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान होती है। दतिया की इस तस्वीर में बड़ी सियासी सीख है। लोकतंत्र में बहस और असहमति हो सकती है, अलग अलग विचारधारा भी होती है, लेकिन जब ये मतभेद व्यक्तिगत अहंकार, कटुता और राजनीतिक बदले की प्रवृत्ति में बदल जाते हैं तो नुकसान देश का होता है। यदि नेताओं के आपसी मतभेद कम हों और वो एक दूसरे का सम्मान करते हुए संवाद करें कुछ इस तरीके से, तो लोकतंत्र अधिक प्रभावी और जन कल्याणकारी बन जाता है। अब आपको खाड़ी युद्ध से ग्लोबल फिक्र की बड़ी खबर बताते हैं, क्योंकि इसका इंपैक्ट आपकी जेब पर आने वाला है। अमेरिका ने ईरान पर जब 9वें दिन लगातार हमला किया तो फिर से तेल के दामों में आग लग गई। आज ही ब्रेंट क्रूड ऑयल $90 प्रति बैरल के पार जा चुका है और विश्लेषकों को आशंका है एक बार फिर से कि जंग अगर नहीं रुकी तो यह $150 प्रति बैरल तक भी पहुंच सकता है। यानी भविष्य को लेकर बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं और वर्तमान में जंग की तस्वीर भी फिक्र बढ़ा रही है, क्योंकि ईरान ने आज खाड़ी के 4 देशों पर हमला किया है। यूएई तट पर ऑयल टैंकर तबाह किया है। यूएई के रास अल खैमा में 4 जगहों पर धमाके सुनाई दिए हैं। यूएई की ऑयल फैसिलिटी को भीषण आग लगी है। जॉर्डन में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की हैं। वहां अकाबा पोर्ट के नजदीक विस्फोट हुआ है। अमेरिकी एयर डिफेंस ने इस दौरान 3 मिसाइल इंटरसेप्ट की हैं। बहरीन भी लगातार ईरान के निशाने पर है।
वहां ईरान के विध्वंसक हमले में पावर सब स्टेशन को नुकसान हुआ है। बहरीन सब स्टेशन से ही यूएस कमांड सेंटर को बिजली की आपूर्ति होती है। इन हमलों के बाद अमेरिका अपने विमान बहरीन से इजराइल भेज रहा है और जॉर्डन भी। इन देशों के अलावा ईरान ने कुवैत को फिर से टारगेट किया। अली अल सलेम एयरबेस पर आईआरजीसी का बड़ा हमला हुआ। वहां पावर प्लांट को दहलाया गया। पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। इन चारों देशों पर ईरान के ये हमले असल में अमेरिकी अटैक का जवाब थे। अमेरिका ने तबरीज में ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटी पर बमबारी की थी। वहां आईआरजीसी के एरोस्पेस फोर्स का बेस भी था। तबरीज के अलावा बंदर अब्बास, सिरिक और जस्क में बड़ा हमला किया गया है। सिरिक में 6 मिनट के अंदर 8 से ज्यादा धमाके और करज में 3 विस्फोट सुनाई दिए। ईरानी कमांड सेंटर पर टारगेटेड अटैक हुआ। वैसे ईरान के नए हमलों में अमेरिका को काफी नुकसान की खबर है। ईरान के हमलों में 2 और अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है। इराक में ड्रोन हमले में 1 अमेरिकी सैनिक मारा गया। जॉर्डन में लापता अमेरिकी सैनिक की मौत की पुष्टि हुई है। पश्चिम एशिया में 24 घंटे में कुल 4 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं। 28 फरवरी से लेकर अब तक का यह आंकड़ा 17 हो चुका है, जिससे ट्रंप का पारा हाई है। उन्होंने ये गुस्सा होर्मुज़ का बहाना लेकर ईरान पर उतारा और एक्स पर लिखा कि जब तक ईरान होर्मुज़ में हमले नहीं रोकेगा और मासूम नाविकों को मारना बंद नहीं करेगा, तब तक अमेरिका हमले भी नहीं रोकेगा। वैसे ट्रंप को गुस्सा सिर्फ इस बात का नहीं है कि उनके सैनिकों को ईरान मार रहा है, बल्कि सैन्य हथियारों को लेकर भी बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। आज का अपडेट यह है कि ईरान के आईआरजीसी ने जॉर्डन के अकाबा एयरपोर्ट पर अमेरिकी C-17 ट्रांसपोर्ट विमान और P-8I विमान पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और दावा किया गया है कि कई विमान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। IRIB ब्रॉडकास्टर की एक रिपोर्ट के अनुसार मुवफ सोल्टी अल अजराक एयरबेस में अमेरिकी सेना के 20 हैंगर नष्ट कर दिए गए। यह नई रिपोर्ट है और पिछली बार के संघर्ष में कितना नुकसान पहुंचा था, इसका आकलन पेंटागन अभी तक कर रहा है। वैसे आपको बता दें कि खाड़ी में तैनात अमेरिका के सभी डिफेंस सिस्टम ईरान की ताकत और मिसाइलों के आगे ज्यादातर बेदम नजर आ रहे हैं। नई रिपोर्ट यह है कि ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइलों से अमेरिका इजराइल डिफेंस को चकमा देना शुरू कर दिया है। तेज स्पीड और मनूवर और बेहतर निशाना रूस की सैटेलाइट और चीन के टारगेट टेक की मदद से संभव हो पा रहा है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ईरानी मिसाइलें अब तेज गति से उड़ती हैं, बीच में रास्ते में मुड़ जाती हैं, बेहतर निशाना लगाती हैं। इससे पहले ये मिसाइलें आसानी से रोकी जा सकती थी, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। जो मिसाइलें ईरान की शक्ति हैं, उनमें ईरान की फतेह-1, फतेह-2 मिसाइलें हैं। रास्ते से हटकर दिशा बदलने में सक्षम है। इन्हें खासतौर पर पेट्रियट और थार्ड बैटरी के टर्मिनल इंटरसेप्टर घेरे, यानी कि मिसाइल को आखिर में रोकने की क्षमता को मात देने के लिए बनाया गया। बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप की और इससे जुड़ी कई फाइल्स हैं, लेकिन शुरुआत 2 तस्वीरों से करते हैं। स्पेन के 16 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ है। 2026 फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर स्पेन ने दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल ताज अपने नाम कर लिया। इसके बाद एक तरफ मैड्रिड से लेकर बार्सिलोना तक जीत का जश्न देखने को मिला, वहीं दूसरी तरफ अर्जेंटीना में हार का गुस्सा सड़कों पर है। स्पेन के मैड्रिड, बार्सिलोना, सेविला, वेलेसिया की सड़कों पर हजारों फैन स्पेन का झंडा लेकर निकल पड़े। पटाखे फूटे, गाने बजे और खिलाड़ियों के नाम के नारे गूंजते रहे। लेकिन दूसरी तस्वीर, अर्जेंटीना में कुछ जगहों पर प्रदर्शन हुए तो कहीं पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की तस्वीरें भी हैं। लेकिन कल वर्ल्ड कप के फाइनल में जो कुछ हुआ, उसने दुनिया के हर फुटबॉल प्रेमी को जरूर निराश किया होगा। हार का कड़वा घूंट अर्जेंटीना के खिलाड़ी बर्दाश्त नहीं कर पाए। खेल भावना को ताक पर रखकर अर्जेंटीना के कुछ खिलाड़ी मैदान पर ही मारपीट के लिए उतारू हो गए और वहां पर वैसे काफी हूटिंग भी हुई जब डोनाल्ड ट्रंप उतरे अवार्ड सेरेमनी के लिए।